गुड। आप लोग कैसे? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हैं बताइए। वाओ, सो नाइस टू सी सच ब्यूटीफुल फेसेस। सबसे पहले तो अपना कैमरास ऑन कर लीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी हम लोग वर्चुअल मोड पे कनेक्टेड हैं, तो कैमरास ही कहीं ना कहीं एक ऑप्शन है। हम हमारा और आपका एक कनेक्ट बनाने का, बिकॉज क्लासरूम क्लास नहीं है, ये वर्चुअल क्लास है। और वर्चुअल क्लास में कहीं ना कहीं यही एक जरिया होता है एक दूसरे के साथ कनेक्ट बनाने का। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मुझे बताइए, थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखते हैं सेशन को, सो दैट कोई भी बोर ना हो जाए, सभी लोग इंटरैक्टिव रहे। कौन कौन लोग पहली बार टारो के वर्कशॉप में आए हैं, या फिर कौन किस किस लोगों के लिए टारो बहुत न्यू है? जिनके लिए न्यू है वो न्यू लिख दें। जो ऑलरेडी जानते हैं वो कहीं ना कहीं, जिनके लिए न्यू है वो न्यू लिख दें। जो जिनके लिए पहली बार टारो के वर्कशॉप में आए हैं, जो ऑलरेडी जानते हैं वो के लिख दे। तो मैं समझ जाऊंगी कि जिनको थोड़ी बहुत ऑलरेडी नॉलेज है वो के लिख दे, बाकी जो पहली बार आए हैं वो न्यू लिख दे। तो बहुत सारे के भी आ रहे हैं और बहुत सारे न्यू भी आ रहे हैं। ओके, सो आई वांट टू आस्क, व्हाट अट्रैक्टेड यू टू टैरो? कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको टैरो के लिए अट्रैक्ट किया? एनीवन, कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको टैरो के लिए अट्रैक्ट किया? इंट्यूशन और some tarot readers and their predictions? मेरी ही? ओके। वर्क फ्रॉम होम? यस। ओके। जिज्ञासा? वैसे मेरी अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने खुद भी अपनी टारो की जर्नी जिज्ञासा के रूप में ही स्टार्ट की थी। एंड जिज्ञासा ही एक ऐसी चीज होती है जिसके बलबूते हम लोग बहुत सारी चीजें कर जाते हैं। ठीक है, चलिए टारो की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप सभी लोगों को यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है? एस्ट्रोलॉजी के बारे में सभी लोगों को पता है? मान लो टैरो के लिए बहुत ज्यादा न्यू होंगे, बट एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो पता होगा ना। एस्ट्रोलॉजी वर्ड तो सुना होगा ना, ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी, सभी लोगों ने इस वर्ड के बारे में सुना है, राइट? अब मुझे बताइए, ज्योतिष विद्या और एस्ट्रोलॉजी में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं? क्या क्या चीजें आप पूछ सकते हैं? अच्छा चलो, क्या क्या चीजें कर सकते हैं नहीं वर्ड यूज करते हैं, आप ज्योतिष विद्या या फिर एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या चीजें आप पूछ सकते हैं मोस्टली? रिलेशनशिप कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हेल्थ कैसा रहेगा, आने वाला टाइम कैसा रहेगा, राइट? शादी कैसे चलेगी, गुण मिलान भी करते हैं कभी कभी, देखते हैं कि आने वाला टाइम कैसे चलने वाला है, और भी बहुत सारी क्वेश्चंस वगैरह रहती है। ठीक है, और ज्योतिष विद्या की सबसे फेमस एप्स कौन कौन सी है? कोई बता सकता है? ज्योतिष विद्या या फिर एस्ट्रोलॉजी की सबसे फेमस एप्स कौन कौन सी है? एस्ट्रो टॉक है, एस्ट्रो योगी है, गुरुजी है, बोधि है, डिवाइन है। ये सारी एस्ट्रोलॉजिकल एप्स भी आई गेस सभी लोगों ने सुना होगा। और उस एस्ट्रोलॉजिकल एप्स में आपने बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स को भी देखा होगा, जो कहीं ना कहीं कार्ड्स लेके इस तरीके से शफल करते हैं, राइट? एंड कहीं ना कहीं आपका भी मन किया होगा कि यार ये कैसे बता देते हैं कार्ड्स के बलबूते पे किसी की भी पर्सन का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये पहले ही कैसे जान जाते हैं। लगा होगा ना कि यार ये क्या, कौन सी विद्या है कि ये कहीं ना कहीं हमें भी सीखना चाहिए या फिर हमें भी करना चाहिए। बाय द वे, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स आप लोग जो भी देखते हो ना, टैरो का एस्ट्रो टॉक में, एस्ट्रो योगी में, बोधि पे, ये सभी लोग कहाँ से काम करते हैं आपको पता है? कहाँ से काम करते हैं? अपने घर से काम करते हैं। वर्क फ्रॉम होम है। एंड उसमें आपको मेल फीमेल सारे के सारे लोग दिखेंगे जो अपने घर बैठे अपने कंफर्ट जोन से काम कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं अर्निंग्स भी कर रहे हैं, प्लस लोगों की मदद भी कर रहे हैं। बिकॉज आप जैसे लोग ही वहां जाते हैं ना, आप जब आपको जब मदद, मदद की नीड होती है, जब आपको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है या फिर किसी चीज का आंसर चाहिए होता है, आप लोग तब कहीं ना कहीं जाते हैं।
तो दोनों चीजें कर रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद की मदद भी कर रहे हैं, खुद की हेल्प भी कर रहे हैं, लोगों की हेल्प करने के साथ साथ दैट मीन्स कि अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं, घर बैठे अर्निंग कर रहे हैं। एंड लेडीज की अगर मैं बात करूँ ना, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लेडीज का घर बैठे काम करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट की बात मैं नहीं बोलूंगी, बट कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लेडीज का ऐसा रहता है ना कि घर से बाहर निकल के काम करना स्पेसिफिकली थोड़ा सा कंपैरेटिवली जब एज हो जाती है तो मुश्किल होता है। एंड दे वांट समथिंग कि स्पेशली जो हाउस वाइफ्स है, जो कुछ नहीं कर पा रही है या फिर किड्स की वजह से बाहर नहीं जा पा रही है, उनके लिए टैरो कार्ड रीडिंग एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि इट इज वर्क फ्रॉम होम। ठीक है। एंड कैन यू like guess how much does an tarot card reader earns? Any idea? घर बैठे बैठे हाउ मच डज अ टैरो कार्ड रीडर अर्न्स? नो, चलो वो छोड़ दो। हाउ यू आर प्रेजेंट राइट हियर, हाउ मच डज यू वांट टू अर्न? आई थिंक आप सभी लोग यहाँ पर आए हुए हो कहीं ना कहीं टैरो के बारे में भी जानने के लिए, एंड कुछ कुछ लोग अपना करियर बनाने के लिए भी आए होंगे, दे वांट टू लर्न टैरो। ओके, क्योंकि आप लोगों ने जो कहीं ना कहीं बोल सकते हो जो फॉर्म आप लोगों ने भरा था, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव रिटन दैट दे वांट टू लर्न टैरो, दे वांट टू टेक इट प्रोफेशनली। तो यहाँ पे हु ऑल वांट्स टू टेक टैरो कार्ड रीडिंग प्रोफेशनली? कौन कौन लोग यहाँ पे प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लाइक इसको अपना करियर फेज में भी लेके जाना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली सीखना चाहते हो ना, ठीक है, देन आई वुड वांट यू टू डू टू थिंग्स। अगर आप इसको प्रोफेशनली अपना इसमें लेकर आना चाहते हो, then I would like you all to do two things right now. First is take out a copy and pen. ठीक है, first thing is take out a copy and pen, and second thing is switch on your camera. क्यों मैंने आपको ये दो चीज करने के लिए बोली है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप प्रोफेशनल, अगर आप नॉर्मल सिर्फ सीखने के लिए आना चाहते हो तो आप कैमरा बंद रखो, खुला रखो, कोई मैटर नहीं करता, पेन रखो, कॉपी रखो, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको एज ए प्रोफेशन लेकर आना चाहते हो ना, तो डेडिकेशन होना बहुत मस्ट है। कॉपी एंड पेन जो भी चीज आज मैं समझाऊंगी, क्योंकि इस 3 दिन की जर्नी में भी कहीं ना कहीं आपको मैं एक बेसिक टैरो कार्ड रीडिंग का फाउंडेशन करवाने वाली हूँ, जिसमें कि आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन यानी कि थर्ड डे पे आप खुद से यस और नो करना सीख जाओगे। थर्ड डे की भी जरूरत नहीं है, आप सेकेंड डे के अंदर अंदर ही आप खुद से एक यस और नो आंसर करना सीख जाओगे। ठीक है। तो ये डेडिकेशन तभी आ पाएगी जब आप खुद के नोट्स बनाओगे, जब आपके पास कॉपी एंड पेन रहेगी। एंड दूसरी चीज, जो लोग भी एज अ करियर इसको परस्यू करना चाहते हैं, तो सभी लोगों ने एस्ट्रोटॉक एप्लीकेशन खोला होगा। ठीक है। वहां पर कितने अच्छे से तैयार होके लोग आते हैं, लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस इज द की। ठीक है। चाहे आप जैसे भी दिखने में लग रहे हो, चाहे आप जैसे भी, आज सभी लोग मोस्टली बहुत लोग एकदम तैयार व्यार होके आए हुए हैं, बहुत लोगों ने ऐसे भी कैमराज ऑन किए, बट आई वांट कि कल सब कोई ना अपना बेस्ट वर्जन में आए और कैमराज ऑन करके बैठे, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस लाइफ में ना, कॉन्फिडेंस अगर किसी के पास है तो वो लाइफ में कोई भी चीज अचीव कर सकता है। ठीक है। बाय द वे मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊं, टैरो कार्ड रीडर्स के पास ना 2-3 और एडवांटेजेस होती है जो कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं होती है, और आजकल एस्ट्रोलॉजर्स भी टैरो कार्ड रीडिंग लर्न कर रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर्स तो एस्ट्रोलॉजी लर्न कर ही रहे हैं, बट एस्ट्रोलॉजर्स भी आज टैरो कार्ड रीडिंग लर्न कर रहे हैं। वो 2-3 क्या रीजन है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। पहला, टैरो कार्ड को सीखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक एस्ट्रोलॉजी को सीखने में आपको सालों लग जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी की कोर्सेज ही 6-8 महीने के नीचे नहीं होती है। अगर आप फुल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहो ना, तो उसके जो कोर्सेज होते हैं ना, वही 6-8 महीने के नीचे होते ही नहीं है। ठीक है। बेसिक एस्ट्रोलॉजी 1 महीने का होता है, लेकिन एडवांस एस्ट्रोलॉजी 6-8 महीने से नीचे नहीं है, और उसको भी प्रैक्टिस करते करते सालों लग जाते हैं। लेकिन टैरो इज समथिंग जो कि कहीं ना कहीं 1 महीने में भी सीखा जाता है। ठीक है। वो अलग बात है कि 1 महीने में अगर कोई इंसान 2 ही क्लासेस, मतलब 1 हफ्ते में अगर 2 ही क्लासेस कराता है, तो वो 3 महीने भी टैरो कार्ड के कोर्स को खींच सकता है। ठीक है। बट 1 महीने, 1 हफ्ते में अगर कोई 5 क्लासेस कराता है, तो वो 1 महीने में भी ये खत्म हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, टैरो कार्ड्स में
एक और ऐसी चीज आप बता सकते हो जो कि कहीं नहीं बता सकते हो, दैट इज करंट फीलिंग्स। सामने वाले पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। ये अगर आप लोगों ने एस्ट्रोटॉक वगैरह में आप गए होंगे ना, तो आपने बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा होगा, मेरे बॉयफ्रेंड की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे हस्बैंड की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे बॉस की करंट फीलिंग्स क्या है, ये अगर मैं बिजनेस करूंगा तो आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, ठीक है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। करंट फीलिंग्स लोग क्यों पूछते हैं आपको पता है? सामने वाले पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, ये जानने के लिए। क्योंकि आजकल के जमाने में ना फ्रॉड केसेस बहुत ज्यादा हो गए। पता चलेगा एक इंसान एक से नहीं 10 लोगों से बात कर रहा है। इसीलिए लोग कहीं ना कहीं पहले से ही पूछ लेते हैं, पहले से ही कहीं ना कहीं जान लेते हैं। और ये चीज टारो कार्ड्स बताता है, ये भी बताता है कि सामने वाले पर्सन के दिमाग में आपको लेकर क्या चीजें चल रही है। उल्टी सीधी चीजें चल रही है, अच्छी चीजें चल रही है, फ्रॉड कर रहा है, क्या चीज करने की कोशिश कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें इसमें पता लग जाती है। ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और एडवांटेज होता है टारो कार्ड रीडिंग का, जो कि किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होता है। दैट इज, हम लोग जब भी शादियां करते हैं तो कुंडली मिलान करते हैं, राइट? ठीक है, गुण मिलान करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कुंडली मिलाने के बाद भी डिवोर्स हो गया हो? किसी ने फेस किया है ये? डियर, करेंटली दिस क्लास इज इन हिंदी ओनली। किसी ने ये चीज फेस किया है कि कुंडली मिलाने के बाद भी डिवोर्स हो गया हो? मेरे घर में खुद का एग्जाम्पल, मतलब मेरे घर में मैंने खुद ये चीज देखी है। मेरे मामा का भी कुंडली मिलाने के बाद डिवोर्स हो गया था। ठीक है। इवन माय फादर एंड मदर, वो भी सेपरेटेड है, इनकी भी शादी कुंडली मिलाकर ही हुई थी। तो कहीं ना कहीं अब मैं जब देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं टारो से भी देख ले रही हूँ, ताकि ये दिक्कत दोबारा ना आए। आई गेस मेरी वॉइस एंड एवरीथिंग, इज इट क्लियर? सारी चीजें क्लियर आ रही है? चलो। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आती है? बिकॉज कभी कभी ऐसा भी आप देखोगे, डिवोर्स के रीजंस क्या होते हैं। देखो, कुछ कुछ केसेस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज होती है, बट कुछ कुछ केसेस में अगर आप देखोगे तो आप ये भी चीज देखोगे कि शादी के बाद लड़की क्यों चली गई? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं बोल सकते होते कि इन लॉज के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, या फिर उसने शादी ही पैसों के लिए की। कुंडली तो मिल गई, 36 के 36 में से 32 गुण भी मिल गए, 28 गुण भी मिल गए, लेकिन लड़की का इंटेंशंस गलत था, उसने पैसों के लिए शादी की थी, नेक्स्ट दिन ही सब बटोर के लेके चली गई। या फिर कभी कभी लाइक लड़कों के केस में भी यही चीज होती है कि पैसों के लिए शादी करना। तो ये चीज क्या होती है? ये चीज होती है माइंड में और दिमाग में क्या चल रहा है। ये कभी कभी कुंडली मैच कर जाती है, बट दिमाग में क्या चल रहा है ये चीज नहीं निकल के आ पाती है। तो ये प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम आपकी टारो कार्ड रीडिंग सॉल्व करती है कुछ केसेस। क्योंकि मैं खुद भी कहीं ना कहीं प्रपोजल्स वगैरह देख रही हूँ, तो जब मैं देख रही थी ना, व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर माय प्रपोजल्स एंड एवरीथिंग, तब कहीं ना कहीं मैंने देखा कि यार कुंडली तो मैच कर रही है, लेकिन लड़के के दिमाग में तो कुछ और ही चीज चल रही है। ठीक है। एंड दैट वाज टोटली अबाउट मनी एंड एवरीथिंग, एंड वो आगे चल के सामने भी आई। तो ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं बचाता है आपको टारो कार्ड रीडिंग। ये सारे फ्रॉड केसेस से कहीं ना कहीं बचाता है आपको टारो कार्ड रीडिंग। एक सेकंड ओपिनियन लेने में मदद करता है आपका टारो कार्ड रीडिंग, कि सामने वाला पर्सन वाकई में आपके लिए सही है या नहीं। तो आजकल लोग इस चीज के लिए भी बिलीव करते हैं, इस चीज पे। एंड इट इज, मतलब बोल सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी के बाद वन ऑफ द बेस्ट मोडालिटीज कहीं ना कहीं, जिसमें कहीं ना कहीं लोग ट्रस्ट करते हैं। एंड करेंटली बोल सकते हो कि टारो कार्ड रीडिंग लोग सीख रहे हैं, इसी वजह से सीख रहे हैं ताकि वो खुद की भी हेल्प कर सके एंड कहीं ना कहीं दूसरों की भी हेल्प कर सके। ठीक है। तो हु ऑल आर एक्साइटेड टू लर्न अबाउट टारो? I guess everyone is excited to learn about tarot. Everyone is excited to start their journey into tarot. चलिए, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, शायद रह गया था, उसके एक बार मैं उसको पूछ लेती हूँ, and then we'll start our journey. That is, how much do you want to earn monthly? आप टारो कार्ड रीडर्स का छोड़ दो, आप मुझे बताओ। मैं ना चैट को थोड़ा सा प्राइवेट कर लेती हूँ,
व्हाट इज योर करंट इनकम, पहले आप वो लिखोगे, एंड हाउ मच डू यू वांट टू अर्न। आपकी करंट इनकम एक जगह, हाइफन देके द अमाउंट ऑफ मंथली इनकम दैट यू वांट टू अर्न। ओके, 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 बी ऑनेस्ट, मैंने डायरेक्ट मैसेज करके रखा है, नो वन विल बी एबल टू सी इट। ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अगर करंट आपकी नो इनकम भी है तो जस्ट एक अमाउंट लिखो, द अमाउंट ऑफ इनकम यू वांट टू अर्न इन अ मंथ। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं घर बैठे, कहीं जाने आने का भाड़ा नहीं लगेगा। सिर्फ वाईफाई का रिचार्ज लगेगा। ओके, सो लेट मी शो यू व्हाट आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग। ठीक है, और ये जो मैं आपको डेटा शो करने वाली हूँ ना, ठीक है, ये जस्ट बोल सकते हो कि उन्होंने अपना टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स खत्म किया था, एंड विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन 2 to 3 months दे आर अर्निंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। ये कहीं ना कहीं थोड़ी पुरानी है, दिसंबर 2023 की है, जहां पे कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि 1 मंथ की अर्निंग इज 52,000 पर मंथ। किसी ने 50K भी लिखा था। ठीक है, एंड 1 मंथ में शी इज अर्निंग कहीं ना कहीं 52,000। उसके बाद अगर आप देखोगे, दिस इज 1 डे की अर्निंग। ऊपर अगर आप देखोगे ना, तो येस्टरडे लिखा हुआ है, यानी कि एक दिन की इसकी अर्निंग है घर बैठे, 3,071। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर, मैम गुड न्यूज, ये थोड़ा सा ये ऊपर चढ़ गया है। ठीक है, ही कंप्लीटेड हिज बेंचमार्क, उसको 50,000 अर्न करना था, एंड ही अर्न 50,000 के अबव। ठीक है, मैंने लिखा है जल्दी 80 to 1 लाख भी हो जाएगा। एंड दिस इज कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अगेन 1 डे की इनकम, यानी कि एक दिन में लोग 3 to 5,000 भी कहीं ना कहीं अर्न करते हैं। ये भी अगर आप देखोगे तो येस्टरडे की अर्निंग है, यानी दैट मीन्स कि 1 डे की इनकम 5,913। ठीक है, एक दिन की इनकम जिसमें टैक्स वगैरह कट के 5,188 पेएबल है। और जो जीएसटी कट, सॉरी, जो टैक्सेस आपके टीडीएस कटते हैं वो रिफंडेबल होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल अर्निंग इज 5,913 ओनली। सो एक दिन में 3 to 5,000 भी पीपल आर अर्निंग। तो आप कैलकुलेट कर लो कि अगर आप 30 डेज का अर्न कर रहे हो, तो अगर आप 3,000 अर्न कर रहे हो तो 3,000 इंटू 30 अप्रोक्सीमेटली 90,000 होता है। और अगर आप 5,000 की कैटेगरी में जाते हो तो 5,000 इंटू 30 कर लो। ठीक है, मैथ्स आई गेस इतनी आपको आती होगी। और अगर कुछ नहीं है, मतलब दीज आर द पीपल हु आर वर्किंग, जो 5,000 की कैटेगरी में आपने देखा, वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि दिन में एटलीस्ट 6 से लेके 7 घंटे देते हैं। और जो 3,000 की कैटेगरी में है, वो दिन में 3 से 4 घंटे देते हैं। ठीक है, घर बैठे। सो दिस इज द लेवल अ टैरो कार्ड रीडर अर्न्स, और इससे ज्यादा भी अर्न करते हैं, क्योंकि ये ना स्टार्टिंग है, रेंज है। आपने देखा होगा टैरो कार्ड रीडर्स के, किसी के 18 रुपीज पर मिनट, किसी के 20 रुपीज पर मिनट, किसी के 30 रुपीज। तो ये दिन दिन बर दिन, दिन बर दिन ये बढ़ती जाती है। और उसी तरीके से जो अर्निंग के ग्राफ्स भी है जो बढ़ते जाते हैं। आई हैव सैलरी शीट्स जहाँ पे एक दिन में लोगों ने 10,000 20,000 भी कमाए हैं, बट दैट इज अ ग्राफ जो कि 2-3 साल बाद उन्होंने अचीव किया है। तो वो मैं अभी नहीं शो कर रही हूँ, बिकॉज यू ऑल आर बिगिनर्स राइट नाउ। ठीक है, तो हम लोग हमेशा स्टार्टिंग से चलेंगे। सो आई गेस एवरी वन इज एक्साइटेड टू स्टार्ट द जर्नी। और डिले नहीं करते हुए हम टैरो कार्ड्स के ऊपर अब आते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन सेशन बहुत हो चुका है, तो अब हम अपने मेन सेशन के ऊपर आते हैं, दैट इज टैरो कार्ड्स। सबसे पहले हम देखो, हिस्ट्री जानने में ना किसी को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, बिकॉज आई कैन से कि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट था ना, वो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था हमारे स्कूल में। ठीक है, अरे कौन राजा गया कौन राजा आया, किसको ही क्या मतलब। आई यूज टू से लाइक दिस। बट जब हम किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में प्री नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, उसी तरीके से टैरो कार्ड्स के बारे में भी ज्यादा आपको बोर नहीं करूंगी, बट हाँ, थोड़ी सी तो प्री नॉलेज होना टैरो कार्ड्स के बारे में भी जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग इसका भी हिस्ट्री इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। थोड़ा सा इनोवेटिव वे में जानेंगे, सो दैट मैं आप लोगों को बोर ना करूं।
देखिए टैरो कार्ड्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये अभी भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि ये 100 सालों से भी मतलब बहुत पुरानी कार्ड्स है। ये राइडर वेट जो आप अभी पढ़ने वाले हो ये तो 100 साल पुराने हैं, बट टैरो कार्ड्स जो है ना ये 14th to 15th सेंचुरी के आसपास आए हुए थे। एंड सबसे पहले ये इटली में ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, इटली में 14th to 15th सेंचुरी के आसपास ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुए थे। एंड उस टाइम पे इसको तरोची भी बोला जाता था। Those who want to take this profession seriously, I would request them to make your own notes, क्योंकि आप जब खुद के नोट्स बनाओगे ना तो फिर आप कभी भी इस चीज को भूलोगे नहीं। तो टैरो कार्ड्स कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं कल जो है ना मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट टीचर भी हूँ, मैं कल क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, 14 to 15 सेंचुरी के आसपास टैरो कार्ड्स ओरिजिनेट हुए थे एंड तब इसको तरोची बोला जाता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ ना, जब ये टैरो कार्ड्स ओरिजिनेट हुए तो ये ताश के पत्ते थे, सभी लोगों ने ताश के पत्ते देखे हैं। अब ताश के पत्ते में कहीं ना कहीं वो कार्ड्स फेंट रहे हैं, ताश के पत्ते खेल रहे हैं, एंड जो ताश का पत्ता गिरता कहीं ना कहीं उस पर्सन की लाइफ में वही चीज हो रही होती। और उसी चीज के बलबूते में कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपना दिमाग दौड़ा के ताश के पत्ते फेंक फेंक कर एक दूसरे के बारे में प्रिडिक्शंस करना शुरू कर दिया। ठीक है, और वो प्रिडिक्शन सच होना शुरू हो गई। धीरे 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 ये चीज, ये बोलते हैं ना कि एक जादुई चीज जो आग के तरफ फैलने लगी, तो धीरे धीरे ये चीज भी, ये जादुई चीज भी आग की तरफ फैलने लगी। और अब देखो कोई भी कार्ड्स और कार्ड्स प्रिडिक्शंस कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लोगों के मन में आने लगा कि भाई ये कौन सी चीज है, लोगों के मन में बहुत ज्यादा उत्सुकता आने लगी। ठीक है, अब मुझे बताओ पुराने जमाने में जितनी भी ये सारी चीजें थी, ये प्रिडिक्शंस हो या फिर कोई भी नॉलेज वगैरह की चीजें हो, ये कौन किया करता था, कोई बता सकता है? अब पुराने जमाने में अगर आपको कोई भी तकलीफ होती थी, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पूछना रहता था, तो आप किसके पास जाते थे? एनी आइडिया? प्रीस्ट, पंडित जी। यस ऑफ कोर्स, प्रीस्ट के पास जाते थे, गुरुज के पास जाते थे, पंडित जी वगैरह के पास जाते थे, ऋषि मुनि के पास जाते थे। तो उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं बोल सकते कि देखिए कोई प्रीस्ट फिगर होगा, जो किंग, जो राजा महाराजा होते थे ना, वो लोग भी पंडित गुरुओं के पास जाते थे। अब उन्होंने देखा कि अगर नॉर्मल लोग टैरो कार्ड से यानी कि तरोची से, कार्ड से अगर प्रिडिक्शंस करना शुरू कर देंगे तो फिर तो हमारे पास कोई आएगा ही नहीं। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि टैरो कार्ड जो है वो बिल्कुल बकवास सी चीज है, एंड कहीं ना कहीं इससे कुछ नहीं होता है, ये जादू टोना होता है, एंड कहीं ना कहीं विचक्राफ्ट की कैटेगरी में इसको डाल दिया। ठीक है, एंड आप लोगों ने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, इंग्लिश मूवीज में बहुत सारे एड्स देखे होंगे कि जहाँ पे एक औरत होती है, उसके लंबे लंबे नाखून होते हैं, एक बड़ा सा कांच का ग्लोब होता है और उसके ऊपर वो कुछ जादू वगैरह कर रही होती है। तो वो उन्होंने ना उस काइंड ऑफ कैटेगरी में डाल दिया इसको कि ये जो जादू टोना करने वाले लोग होते हैं वो लोग इस चीज को करते हैं, ये गलत विद्या है, इनके पास मत जाओ। तो ऐसे धीरे धीरे करके विचेस हैं, तो धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस आना शुरू हुए टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में। एंड धीरे धीरे कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि वहां से मतलब मिसकंसेप्शंस आए तो लोग डरना शुरू कर दिए, एंड धीरे धीरे फिर टैरो की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं कम होती गई। बट 1909 में कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि पैमेला कोलमन स्मिथ और आर्थर एडवर्ड वेट, ये दोनों लोगों ने कहीं ना कहीं टैरो की महत्ता को समझा, यानी कि टैरो के महत्व को समझा, और एग्जिस्टिंग जितने भी कार्ड्स थे उनको कंबाइन करके 78 कार्ड का राइडर वेट टैरो डेक का आविष्कार किया। ठीक है, 1909 में राइडर वेट डेक का आविष्कार किया, उसके साथ एक बुक लिखी टैरो के बारे में नॉलेज करते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने राइडर वेट टैरो डेक का आविष्कार किया। और तब से आज तक कहीं ना कहीं राइडर वेट टैरो डेक ही हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर आवर मैनिफेस्टेशंस, फॉर आवर डिविनेशंस, फॉर आवर रीडिंग। सो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या, कौन सी डेक पढ़ने वाले हैं? राइडर वेट टैरो डेक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबको याद रहेगा कौन सी डेक पढ़ने वाले हैं?
तो अपने कॉपी में, पेन में, जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं उसमें आप अच्छे से लिख लीजिए, दैट इज द राइडर वेट टैरो डेक। कोई भी अगर पूछेगा तो आप बोल पाओगे कि आप कौन से टैरो कर रहे हो, ठीक है। एंड मार्केट में आज भी बहुत सारे टैरो डेक्स अवेलेबल है, लेकिन कोई भी इंसान अगर सबसे फर्स्ट पहली बार सीखता है तो वो राइडर वेट टैरो डेक ही सीखता है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1909। ये भी आप मेंशन कर ले, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टैरो कार्ड्स में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टैरो कार्ड्स जो है ना वो पूरा का पूरा 78 कार्ड्स का ये डेक है, ठीक है। मतलब ये जो आपके कार्ड्स हैं जिससे आप रीडिंग्स, प्रिडिक्शंस, बहुत सारी चीजें करते हो, ये करीबन करीब 78 कार्ड्स का डेक है, जिसको कि दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज मेजर अरकाना एंड सेकेंड इज माइनर अरकाना। अब मुझे बताइए मेजर का मतलब क्या होता है और माइनर का मतलब क्या होता है? मेजर का मतलब क्या होता है एंड माइनर का मतलब क्या होता है? मेजर का मतलब होता है बड़ा और माइनर का मतलब होता है छोटा, ठीक है। अरकाना का मतलब होता है लाइफ के सीक्रेट्स, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, जाहिर सी बात है, टैरो कार्ड रीडिंग क्या बताता है, आपके लाइफ के सीक्रेट्स को बताता है जो कोई नहीं जानता है। सिमिलरली यहाँ पर भी टैरो कार्ड लाइफ के सीक्रेट्स को बता रहा है, दो फॉर्म्स में। कार्ड्स जो है वो दो भागों में बटे हुए, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं जिसको ट्रम्प कार्ड्स भी बोलते हैं, और माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स होते हैं, यानी कि 56 कार्ड्स होते हैं। और ये 56 कार्ड फिर और चार भागों में बांटे गए। सबसे पहले आते हैं मेजर अरकाना में। मेजर अरकाना में जो आपके 22 कार्ड्स है उसकी नंबरिंग है, उसकी नंबरिंग कैसी है, 0 से लेके 21 नंबर तक नंबरिंग है। यानी कि 0, अगर 1 नंबर से 21 होता तो 21 होता, लेकिन 0 से क्योंकि स्टार्टिंग है तो कहीं ना कहीं 0 को भी काउंट कर लेंगे, तो टोटल हो गए हमारे 22 कार्ड्स, ठीक है। अच्छा, मेजर अरकाना, मेजर मतलब बड़ा, अरकाना मतलब लाइफ के सीक्रेट्स, यानी कि क्या हुआ, लाइफ के बड़े बड़े सीक्रेट्स। यानी कि ये जो 22 कार्ड्स हैं ये लाइफ के बड़े इवेंट्स, लाइफ के बड़े सीक्रेट्स के बारे में बताते हैं। और माइनर अरकाना जो है वो लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स और छोटे छोटे सीक्रेट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। माइनर अरकाना भी चार भागों में बांटे गए हैं जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ मेजर अरकाना के बारे में कंसंट्रेट करेंगे, लाइफ के बड़े लेसन्स के बारे में हम कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने मेजर अरकाना कार्ड्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है 0। बिकॉज हमारी जर्नी जो है ना वो शून्य से ही शुरू होती है और शून्य पे ही आके खत्म होती है। कभी आपने बोला ना, किसी किसी ने बोला ना कि एक टाइम ऐसा होगा जब आपकी अर्निंग भी शून्य होगी, ठीक है। और उस शून्य के आगे जब डिजिट्स लग जाएंगे तो वो चीजें फिर बढ़ जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं कि शून्य से शुरू होती है और शून्य पे ही खत्म होती है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारी जर्नी। फूल कार्ड, ठीक है। फूल, फूल का मतलब क्या होता है, एनीवन? फूल का मतलब कहीं ना कहीं बुद्धू, मूर्ख, ठीक है। अभी यहाँ पर जो आप फूल कार्ड देख रहे हो इसकी एज आपको क्या लगती है, जो भी पर्सन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है उसकी एग्जैक्ट एज आपको क्या लगती है? अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि टीनेजर टाइप्स, छोटा बच्चा टाइप्स। बहुत ज्यादा एज नहीं होगी इस पर्सन की, ठीक है। टीनेजर 13 to 19 की एज में। अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है? छोटे बच्चे का नेचर कैसा होता है, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मस्त मौला टाइप, स्केयर फ्री। क्या छोटे बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पसंद है? बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ये जो बच्चा है ना
इसको एकदम छोटे बच्चों टाइप छोड़ दो, खुला छोड़ दो, घूमेगा फिरेगा कहीं ना कहीं, मस्त मौला एंटरटेनिंग काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अब ये जो छोटा बच्चा है ना, इसके पीछे अगर आप देखोगे एक छोटा सा एक बैग लेके जा रहा है, दैट मीन्स कि इसको ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। और छोटे बच्चों को क्या होता है ना, नई नई चीजें एक्सप्लोर करना भी काफी ज्यादा पसंद होता है। उनके लिए ना कोई भी चीज कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि 4 दिन की चांदनी होती है। ठीक है, 4 दिन उनको बहुत अच्छे से, छोटे बच्चों को ना कोई भी नई चीज अगर दे दो तो वो 4 दिन उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, फिर वो कहीं ना कहीं बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ही इज कहीं ना कहीं दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। और क्या क्या करना पड़ता है, ये माएं बड़ी अच्छी तरीके से समझा सकती है छोटे बच्चों के केसेस में, क्योंकि हमेशा मम्मियों को छोटे बच्चों के पीछे घूमना पड़ता है, मतलब पीछे 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 भागना पड़ता है। वैसे ही फूल का जो पर्सनैलिटी है ये भी कहीं ना कहीं वैसा ही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो छोटा बच्चा है ना, ये माउंटेन क्लिफ के ऊपर खड़ा होकर कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आंखें बंद कर कर सामने की ओर देखे जा रहा है। एंड पीछे अगर आप देखोगे ना तो एक कुत्ता है, यानी कि एक डॉग है जो कहीं ना कहीं उसके पीछे 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 भागे जाता है। कभी कभी मम्मियाँ आप लोगों का पता नहीं है, मेरी मम्मी कभी कभी मेरे को बोलती है, यार कुत्तों की तरफ भौंकना पड़ता है तुम लोगों के पीछे। एंड मेरे को काफी हंसी आती है क्योंकि मैं टारो पढ़ाती हूँ ना, तो मेरे को ये लाइन कभी कभी याद आ जाती है। तो कभी कभी जब मम्मियाँ बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है ना, तो ये लाइन गुस्से में आके बोलती है। तो ये जो बच्चा है ना, इसके आगे पीछे भी मतलब बोलते रहना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा। ठीक है, एंड इट इज अ यस कार्ड। अभी देखोगे हर कार्ड के नीचे ना मैंने ऐसा यस और नो भी लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 3 डेज, ये 3 डेज का फाउंडेशन कोर्स है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 3 डेज यू विल बी एबल टू चेक कि आप कोई भी सिचुएशन के लिए यस और नो आप निकाल पाओगे। वो मैं थर्ड डे आप लोगों को सिखाऊंगी भी। ठीक है, यस और नो कैसे देखते भी है ये भी हम आज के क्लास में थोड़ा सा आपको हिंट दे देंगे। अभी के लिए समझो कि इट इज अ यस कार्ड। ठीक है, चलो, सो दिस इज अ फूल कार्ड कहीं ना कहीं। और फूल कार्ड जैसे कि मैंने बोला शून्य से चीजें स्टार्ट होती है, तो ये नई बिगिनिंग का भी कार्ड है। इट इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, नया सवेरा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने का भी ये कार्ड है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द मजिशियन कार्ड। मजिशियन की अगर मैं बात बोलूं तो मजिशियन का मतलब क्या होता है, जादूगर, जो जादू कर सकता है। ठीक है, अभी ये जो पर्सन है ना, इसका नाम ही लिखा हुआ है द मजिशियन, यानी कि ये टोटल मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन यानी कि मजिशियन एक जादू की छड़ी घुमाता है और नीचे जो भी चीज चाहिए होती है वो लेके आ जाता है। एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ही इज ब्लेस्ड विथ 4 एलिमेंट्स। ये जो 4 एलिमेंट्स है ना, ये हम कल के क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि कल हम सूट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, माइनर अरकाना। और ये माइनर अरकाना की ही चीजें इसके टेबल पे पड़ी हुई है, तो इसको मैं आपको कल बताऊंगी। मजिशियन यानी कि आप सभी लोगों ने कहीं ना कोई मैजिक शो तो देखने आप लोग गए होंगे, अपने लिए भी हो सकता है देखने गए हो, या फिर बच्चों को तो दिखाने लेके गए ही होंगे। जो मजिशियन मैजिक करता है उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, आप बता सकते हो? कि वो कॉन्फिडेंट बड़ा होता है, मैजिकली हाथ की सफाई से ऐसी चीजें करेगा कि कहीं ना कहीं आपको समझ ही में नहीं आएगा कि लाइक ये हुआ कैसे। बट एक चीज मुझे बताना कि जो भी मैजिक मजिशियन करता है, क्या वो रियल होता है या फिर फेक होता है? इज इट रियल या फिर फेक? हमारे बंगाली में बोलते हैं चोखेर भूल, और हिंदी में बोलते हैं आंखों का धोखा। ठीक है, तो ये चीज बोलते हैं, कॉन्फिडेंटली सारी की सारी चीजें करता है, इट इज अ यस कार्ड। लेकिन 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 कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मैनिपुलेट भी करता है। ठीक है, अच्छा, टारो कार्ड रीडिंग में ना देखो, इजी तो है, बहुत ही इजी है टारो कार्ड रीडिंग, बट थोड़ा बहुत लॉजिक और थोड़ा बहुत इन डेप्थ भी है टारो कार्ड रीडिंग। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक बेसिक चीजें कर रहे हैं, अब आपको ना इसमें मैं एक एडवांस चीज बताती हूँ।
मजिशियन जो है, ठीक है, अब बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, ये यस का कार्ड है, ठीक है, लेकिन एडवांस टैरो कार्ड रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टेशन है, या मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज अपने लाइफ में लेके आ जाना, मैजिकली मैनिफेस्ट करना, ठीक है। मैनिफेस्टेटर है, बहुत अच्छा है, ऊपर फ्लावर्स है, नीचे फ्लावर्स है, तो ये हर चीज में यस का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, हर चीज में ब्लेस्ड है। लेकिन 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 एक चीज जान लो, अगर आप करंट फीलिंग्स निकाल रहे हो और मजिशियन कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स हो सकता है कि वो जो चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हो, चालबाज हो, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो, जो चीजें दिखा रहा हो वो चीज हो नहीं। अच्छा मुझे बताओ एक चीज, कौन कौन लोगों ने ये फेस की है? जिन लोगों ने लव मैरिज की उन लोगों ने तो बहुत ज्यादा फेस की होगी। शादी के पहले बंदा कुछ और होता है और शादी के बाद टोटल बदल जाता है। शादी के पहले कुछ हो बोल रहा होता है और शादी के बाद कुछ। बेचारा मेरे साथ जो शादी करेगा ना उसका बड़ा मतलब मेरे साथ नहीं, इवन इनफैक्ट टारो कार्ड रीडर्स के साथ साथ भी जो शादी करेगा ना उसका बॉस बहुत चाप है। ठीक है, क्योंकि हम पहली पकड़ लेते हैं झूठ बोल रहा है या सच। राइट, सही है ना। और ये चीज आपने फेक भी, मतलब ये चीज आपने नोटिस भी की होगी, बंदा शादी करने के लिए ना बहुत झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मजिशियन कार्ड आए तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ बंदा जो है ना वो मैजिकली चीजें बोल रहा है। उसी तरीके से अगर फूल कार्ड आए, फूल का भी चलो एक छोटा सा मीनिंग बता देती हूँ। फूल कार्ड आए ना, दैट मीन समझ जाना कि हस्बैंड के पीछे, अगर हस्बैंड के लिए आया तो हस्बैंड के पीछे बच्चों की तरह नहीं, कुत्तों की तरह भौंकना पड़ेगा सारा दिन। उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा कि ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। ठीक है, थोड़ा सा इमेच्योर टाइप पर्सनालिटी होगा। तो ये सारी चीजें होती है, एंड ये होती है जब आपको इन डेप्थ में चीजें पता होती है। ठीक है, फिर आते हैं द हाई प्रीस्टेस की तरफ। हाई प्रीस्टेस में अगर आप देखोगे तो हाई प्रीस्टेस, प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब क्या होता है? पुजारिन, एंड प्रीस्टेस मतलब कहीं ना कहीं लेडी पुजारिन। और हाई, हाई प्रीस्टेस का मतलब क्या होता है? मतलब बड़ी, मतलब ये बोल सकते हो कि किसी चर्च, क्योंकि चर्च का सिंबल बना हुआ है, प्लस का सिंबल बना हुआ है, क्रॉस सिंबल है, तो किसी चर्च की बड़ी पुजारिन है ये हाई प्रीस्टेस। और चर्चेस में अगर आप देखोगे ना तो जो भी हाई प्रीस्ट या फिर हाई प्रीस्टेस होते हैं उनके पास लोग अपने कन्फेशंस करने जाते हैं। यानी कि उनके पास लोगों ने अगर कोई भी गलत चीज कर दी हो तो वो अपनी चीजों को वहां पर बोलने जाते हैं, वहां पर कन्फेस करने जाते हैं। ठीक है, और जो हाई प्रीस्ट या फिर प्रीस्टेस होता है ना वो सारी की सारी चीजें सुनता है लेकिन कभी भी जज नहीं करता है। ये जो आप देख रहे हो ना ब्लैक पिलर एंड व्हाइट पिलर, ये ब्लैक पिलर जो है वो नेगेटिव चीजों को शो करता है एंड व्हाइट पिलर पॉजिटिव चीजों को शो करता है। नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी के बीच में कहीं ना कहीं बैठी हुई है विदाउट एनी भेदभाव किए। क्योंकि जो हाई प्रीस्टेस होता है ना, आपने बुरा किया है, आपने अच्छा किया, जो भी किया है वो बोलता है क्या है? गॉड ब्लेस यू। अब आपने गॉड के पास सरेंडर कर दिया है तो उसके पास लोगों के सीक्रेट्स होते हैं। एंड ये जो हाई प्रीस्टेस है ना, मतलब टैरो कार्ड रीडर्स को भी एक्चुअली में हाई प्रीस्टेस ही बोलते हैं। ठीक है, एंड नीचे अगर आप देखोगे ना तो इसके हाथ में एक बुक पड़ी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तोरा। तोरा का मतलब टैरो को लैटिन में तोरा बोलते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि ये कहीं ना कहीं आपके जो हाई प्रीस्टेस होते हैं, यानी कि आपके जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं उनको भी डेडिकेट करता है। अब मुझे बताइए, आपके लाइफ में आपके हस्बैंड से झगड़ा हुआ, ठीक है, या फिर आपके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ, आप किसके पास गए? टैरो कार्ड रीडर के पास करंट फीलिंग पूछने के लिए। आपने मम्मी को फोन नहीं किया, आपने पापा को फोन नहीं किया, आपने किसी को फोन नहीं किया, टैरो कार्ड रीडर के पास जाके सब कुछ बोलोगे। सीक्रेट किसके पास बोली? टैरो कार्ड रीडर्स के पास बोली। यानी कि टैरो कार्ड रीडर्स के पास A to Z आपकी लाइफ की सीक्रेसी भी होती है।
एंड दैट इज वाई इसके हाथ में एक कार्ड है, उसको इसने सीक्रेटली होल्ड किया हुआ है। तो इसके लाइफ में, क्योंकि टैरो कार्ड रीडर्स स्पिरिचुअल भी होते हैं, ठीक है, पूजा पाठ, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लाइक हम जब भी कार्ड शफल करते हैं ना, हम सबसे पहले अपने ईश्वर गुरुओं को ही कॉल करते हैं। तो ये पर्सन स्पिरिचुअल भी है, नॉलेजेबल भी है, क्योंकि इसके पास लोगों के सीक्रेट्स भी है और नॉलेज भी है कि वो उनके हिसाब से उसको गाइड कर सकती है, ठीक है। इंट्यूशन भी है, इंट्यूशन पावर। अब देखो इसके सिर के ऊपर अगर आप देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा है, चंद्रमा का ताज है, और पैरों पर भी चंद्रमा है। चंद्रमा जो होता है ना, वो आपके इंट्यूशन का कारक होता है, आपके मूड्स का भी कारक होता है, नॉलेज है, इंट्यूशन है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन इट इज अ मे बी कार्ड। मे बी कार्ड क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, सच और झूठ के बीच में कहीं ना कहीं बैठी हुई है, ठीक है। ना ये सच का साथ देगी, ना ये झूठ का साथ देगी, ना नेगेटिविटी का साथ देगी, ना पॉजिटिविटी का साथ देगी। कहीं ना कहीं ये बीच में बैलेंस बना के बैठी हुई है। ये कर्मा ड्रिवन कार्ड है। अगर कर्मा अच्छा है तो इट्स अ यस, अगर कर्मा खराब है तो इट्स अ नो। दैट इज व्हाई इट्स अ मे बी कार्ड। सिचुएशन पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एम्प्रेस। अभी एम्प्रेस और एम्परर को ना कहीं मैं साथ में पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि एम्प्रेस जो है ना, वो हमारी है मदर फिगर, और एम्परर जो है ना, वो हमारे हैं फादर फिगर। मम्मियाँ कैसी होती है? मम्मियाँ होती है एकदम लग्जरी ओरिएंटेड। कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मदर फिगर इज लाइक, वो बोलते हैं ना, घर की लक्ष्मी टाइप ऑफ पर्सनालिटी, जो बड़े प्यार से, बड़े केयर के साथ बच्चों को भी पढ़ाती है, बच्चों को संभालती है। मम्मियाँ डांटती भी है, बट मम्मियों की डांट ना मतलब बहुत ज्यादा बुरी नहीं लगती है, पापा की डांट बुरी लगती है। एंड जो भी चीज होती है ना, मतलब लाइक किड्स आर ऑलवेज मम्मी के पास ही, डांट से भी बचने के लिए मम्मी के पास, एंड सारी चीजों के लिए मम्मी के पास ही ज्यादा आते हैं, ठीक है। क्योंकि मम्मी होती है वो सॉफ्ट एंड सटल काइंड ऑफ पर्सनालिटी, लग्जरी ड्रिवन। कोई चीज डिमांड भी करनी होती है ना, मम्मी प्लीज पापा को बोलो ना ये चीज लाके दे देने के लिए, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इट्स अ यस कार्ड। एंड पापा कैसे होते हैं? बॉसी टाइप, थोड़े से डोमिनेटिव होते हैं बच्चे, थोड़े से ना पापा के पास डायरेक्टली जाके कोई भी चीज बोलने में, गर्लफ्रेंड भी बताई है तो पहले मम्मी को बोलेंगे, और मम्मी को बोलेंगे कि पापा को बोलो अब ठीक है। अगर शादी वादी की चीज हो या फिर कोई भी चीज हो, थोड़े से डोमिनेटिव होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं कहीं ना कहीं, एंड बॉसी भी होते हैं, एंड वन ऑफ द ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिली होते हैं, बिकॉज फैमिली में एक स्ट्रिक्ट टाइप पर्सनैलिटी होना भी जरूरी होता है। एंड इट इज अ यस कार्ड। अब मम्मी पापा के बाद आते हैं गुरुजी। अब कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मम्मी पापा किसके पास जाएंगे? मम्मी पापा जाएंगे गुरुजी के पास। तो गुरुजी है, दैट इज द हायरोफेंट कार्ड, ठीक है। हायरोफेंट कार्ड का अगर आप पूरा ऑरा स्ट्रक्चर देखोगे, तो यहाँ पर एक मंदिर टाइप का एटमॉस्फेयर आपको दिखेगा, और उस मंदिर में कहीं ना कहीं एक पर्सन बैठा हुआ है, जिसके सामने दो लोग अभी आपको दिखेंगे, जो इस तरीके से उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। तो मंदिर किस चीज को दिखाता है? मंदिर हमारे ट्रेडिशंस को दिखाता है, मंदिर हमारे रिलीजन्स को दिखाता है, मंदिर हमारी पुरानी अरेंज्ड मैरिज टाइप ऑफ सोसाइटी या फिर अरेंज मैरिज टाइप ऑफ चीजों को दिखाता है, ठीक है। और मंदिर में भी भेदभाव नहीं होता है, मंदिरों में भी भेदभाव, यहाँ पे भी दो पिलर्स दिखेंगे आपको जो कि सेम कलर के हैं, और मंदिरों में भी ये जो हाई प्रीस्ट यानी कि जो पंडित है, वो बीच में बैठा हुआ है, जो हायरोफेंट है। एंड विदाउट एनी भेदभाव सामने वाले पर्सन को गाइडेंस देता है। तो हायरोफेंट वो स्पिरिचुअल पंडित है जो कि कहीं ना कहीं दूसरों को गाइडेंस देता है। इट्स अ गाइडेंस वाला कार्ड, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ मे बी कार्ड, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ना, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड। इट इज द लवर्स कार्ड। लवर्स का मतलब क्या होता है? दो प्यार करने वाले लोग, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देर इज अ फीमेल फिगर एंड देर इज अ मेल फिगर, और बीच में आपको एक एंजल टाइप ऑफ फिगर दिखेगी, ओके। एंड दूसरी चीज अगर आप देखोगे ना, तो दोनों ही, मेल जो है वो फीमेल फिगर की तरफ देख रहा है, एंड द फीमेल फिगर इज लुकिंग टुवर्ड्स द एंजल। दोनों न्यूड खड़े हैं, मैंने इट्स अ कार्ड ऑफ यूनियन,
साथ मिलने का कार्ड है, प्यार मोहब्बत का कार्ड है, एंड दूसरी चीज पार्टनरशिप का भी कार्ड है, एंड इट इज अ यस कार्ड। पार्टनरशिप क्यों बोला? अब मान लो करियर सेक्टर का किसी ने क्वेश्चन पूछा, लवर्स आ गया, आप बोलोगे कि प्यार मोहब्बत का कार्ड है? नहीं, प्यार मोहब्बत का कार्ड नहीं है। अलग अलग सेक्टर्स में अगर अलग अलग चीजें आती है तो उसके हिसाब से चीजों के मीनिंग्स बदल जाते हैं। अगर करियर सेक्टर में लवर्स कार्ड आया है तो मतलब ये नहीं कि प्यार मोहब्बत का कार्ड है, इट इज कि पार्टनरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप में आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस मिल सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो दैट इज द चैरियट कार्ड। चैरियट में अगर आप देखोगे तो चैरियट का मतलब क्या होता है? चैरियट का मतलब होता है, एनीवन? चैरियट मतलब होता है वाहन, ठीक है, घोड़ा गाड़ी, रथ, यस करेक्ट। अच्छा, पुराने जमाने में लोग, आजकल के जमाने में तो लोग गाड़ी घोड़ा, और गाड़ी घोड़ा नहीं, गाड़ी और बाइक ही यूज करते हैं, बट पुराने जमाने में लोग क्या यूज किया करते थे? रथ वगैरह यूज किया जा करते थे। तो बेसिकली द चैरियट, यानी कि चैरियट कार्ड का मतलब ये व्हीकल, ठीक है। अब व्हीकल कैसे बढ़ती है? आगे के डायरेक्शन पे बढ़ती है, और यहाँ पर व्हीकल में जो पर्सन सवार है वो भी कहीं ना कहीं सामने की तरफ ही देख रहा है। 7 नंबर का ये कार्ड है, ठीक है। तो इट इज अ कार्ड ऑफ सक्सेस, क्योंकि वो व्हीकल में आगे की तरफ बढ़ रहा है, सक्सेस की तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। एक ये कार्ड क्योंकि व्हीकल है तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग को भी दिखाता है। लेकिन 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 एंड इट इज अ यस कार्ड ऑल्सो, लेकिन इस व्हीकल को चलाने वाले जो दो लोग हैं, यानी कि इस व्हीकल को चलाने वाले जो दो आपको जानवर दिखाई पड़ रहे हैं, फिर एनिमल दिखाई पड़ रहे हैं, वो दोनों लोग बैठे हुए हैं। प्लस वो दोनों लोग ही बैठ के अलग अलग दिशाओं की तरफ देख रहे हैं, एक लेफ्ट देख रहा है तो एक राइट देख रहा है। तो मुझे बताना कि क्या व्हीकल आगे बढ़ेगी? एक तो दोनों व्हीकल चालक दोनों कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, और दोनों अलग अलग दिशाओं में भी देख रहे हैं, तो क्या व्हीकल आगे बढ़ेगी? ऑब्वियस सी बात है कि व्हीकल जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। रीजंस बहुत सारे हैं, जस्ट अ सेकेंड, रीजंस बहुत सारे हैं, बट कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि व्हीकल आगे क्यों बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ फोकस, देर इज अ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं व्हीकल जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। यानी कि अगर आप रोमांटिक किसी सेक्टर में हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत अपने लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, तो आपको फोकस की जरूरत है, आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है, और आपको एक डायरेक्शन की जरूरत है, तो पर्सन डायरेक्शन लेस भी है। तो ये हम लोग कहीं ना कहीं एक एडवाइस में भी देंगे, ठीक है। हाउ इज सक्सेस? अभी किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हाउ इज सक्सेस? सक्सेस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ये जो पर्सन है ना वो बैठा हुआ नहीं है, पर्सन खड़ा है। पर्सन खड़ा है, पर्सन के व्हीकल चलाने वाले लोग बैठे हुए, दैट मीन्स पर्सन इज रेडी टू टेक एन एक्शन। बस उसको वो एक्शन सही डायरेक्शन में लेने की जरूरत है। ये चीज आपको समझ में आई? कभी कभी क्या होता है, आप रास्ते में चलते हो, निकलते हो, बट आपको पता नहीं रहता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट या राइट, बट आप निकले हो एट द एंड ऑफ द डे उस डायरेक्शन में जाने के लिए। और जब आप निकलते हो, बोलते हैं ना, गॉड हेल्प देम हु कैन हेल्प देमसेल्फ। तो जब आप एक बार निकल चुके हैं उस रास्ते में जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं सक्सेस विल ऑटोमेटिकली कैच यू। ओनली थिंग इज आपको बस अपना फोकस रखना है। अब समझ में आई? चलो नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो चैरियट इज अ यस कार्ड। उसके बाद आते हैं स्ट्रेंथ कार्ड में, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देर इज अ ब्यूटिफुल लेडी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक इन्फिनिटी सिंबल भी बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो, बाय द वे मैंने आपके ना ग्रुप में ये चीज फॉरवर्ड नहीं की थी, बट जो आपका 3 डेज का जो लाइव क्लास है, तीनों दिन आप लोगों को तीन तीन रेमेडीज भी दी जाएंगी इन द मिडिल ऑफ द क्लास, ठीक है। मिडिल ऑफ द क्लास भी हो सकता है, क्लास के एंड में भी हो सकता है, तो बने रहना क्लास में। इस पर्सन के ऊपर भी अगर आप देखोगे ना तो देयर इज एन इन्फिनिटी सिंबल, ठीक है। ये जो 8 का सिंबल है ना, इट्स अ डिवाइन सिंबल, इसको हम लोग इन्फिनिटी सिंबल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पर्सन है, ये जो लेडी है, व्हाइट कलर के ड्रेस में है,
and she is pampering a animal. अब मुझे बताना जिस एनिमल को ये पैम्पर कर रही है वो कौन सा एनिमल है? कोई बता सकता है विच एनिमल इज दिस? बहुत लोग लायन लिख रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, कोई लायन को इस तरीके से पैम्पर कर सकता है, हाथ में, मुंह में, कहीं ना कहीं हाथ डाल के? कोई लायन कैसे पैम्पर कर सकता है? अरे आंसर चेंज कर दिया, अभी सबने डॉग लिखना शुरू कर दिया। लायन ही है बाबा, लायन ही है। लेकिन हर एक इंसान को ना प्यार की नेसेसिटी होती है, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक डॉग को जब आप प्यार करते हो, ठीक है, तो डॉग क्यों आपके पास आता है? वो प्यार लेने के लिए आता है, और यहाँ पर बस वो डॉग की जगह लायन है, उस लायन को प्यार मिल रहा है तो वो आ गया। स्ट्रेंथ कार्ड का मतलब होता है शक्ति, और औरतों में होती है ये शक्ति कि वो प्यार से किसी भी पर्सन को अपने बस में कर सकती है। प्यार ही एक ऐसी चीज है, वो बोलते हैं ना, प्यार ही एक ऐसी चीज है जिससे आप पूरी दुनिया जीत लेते हो, और गुस्सा एक ऐसी चीज है जिससे आप पूरी दुनिया हार जाते हो। तो इसने अपनी प्यार से एक लायन को भी काबू कर लिया है। तो इस कार्ड का मतलब ही है आप अपनी विल पावर, अपनी लव एंड अफेक्शन से किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट स्ट्रेंथ कार्ड टॉक्स अबाउट। एंड इसके ऊपर जो इन्फिनिटी सिंबल दिख रहा है ना, इट इज अ सिंबल ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स, इट इज अ सिंबल ऑफ मैजिक, एंड इट इज अ यस कार्ड। ये इन्फिनिटी सिंबल ना आपने एक और जगह देखा था अगर आपको याद हो, दैट इज द मजिशियन कार्ड। मजिशियन के ऊपर भी आपने एक इन्फिनिटी सिंबल देखा था, और अब आपको मैं इन्फिनिटी सिंबल से रिलेटेड एक रेमेडी भी शेयर करती हूँ। इन्फिनिटी सिंबल जो होता है ना, जो हमारा 8 का सिंबल होता है, दैट इज अ सिंबल ऑफ मैजिक। कहीं ना कहीं अगर आपको भी अपने लाइफ में मैजिक चाहिए हर एक सेक्टर में, मतलब इसको ना आप किसी भी सेक्टर के लिए यूज कर सकते हो, फॉर योर हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, किसी भी सेक्टर के लिए यूज कर सकते हो, बट आपकी जस्ट आपकी इंटेंशंस मैटर करती है। ये आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है, एंड जब आपने ड्रॉ करना है ना, विथ इंटेंशंस ड्रॉ करना है, ठीक है। कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि कैसे यूज करना है। आपने इसको ड्रॉ करना है अपने हैंड पे, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो मैंने ऑलरेडी अपने हैंड पर, अपने फिंगर्स पर इसको ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। जल्दी किसी को दिखता नहीं है, मैं दिखाने के लिए ड्रॉ भी नहीं करती हूँ मोस्टली, बट यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ और ये छुप जाता है। और विथ इंटेंशन ही मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। एनी वन कैन डू इट, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये पर्सन कर सकता है, पीरियड्स में कर सकते हो या फिर इस पे नहीं कर सकते हो, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने जब मर्जी आप इसको कर सकते हो। एंड जब आप इसको ड्रॉ कर रहे हो तो ड्रॉ इट विद अ मैनिफेस्टेशन। अब देखो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कोई मैटर नहीं है, इट इज लाइक मैं राइटी हूँ तो मैं अपने राइट हैंड से ही ड्रॉ करती हूँ अपने लेफ्ट हैंड में, अगर आप लेफ्टी हो तो आप अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे भी ड्रॉ कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ये टोटली आप पे ही मोस्टली ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड का कोई भी दिक्कत नहीं है। कलर ऑफ द पेन शुड बी ब्लू और ग्रीन। अगर आप मनी रिलेटेड चीजों के लिए यूज कर रहे हो तो आप मोस्टली ग्रीन पेन से इसको लिखो। अगर आप लव रिलेटेड चीजों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप इसको रेड पेन से लिख सकते हो। और अगर आप किसी और विश मैनिफेस्टेशन के लिए इसको कर रहे हो तो आप ब्लू, ब्लू कलर जो है ना वो हर चीज के लिए चल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके लाइफ में अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी आए, आपने ये इंटेंशन कर लिया ना, आपने 8 का सिंबल ड्रॉ कर लिया, आपका पार्टनर आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करे, आपके लाइफ में जो आपका पार्टनर है वो ब्यूटीफुली आपसे प्यार करे, आपने ये इंटेंशन के साथ 8 ड्रॉ कर लिया। किसी भी एक इंटेंशन पे आपने कुछ दिनों तक लगातार वर्क करना है जब तक कि वो इंटेंशन पूरी ना हो जाए, और जब वो इंटेंशन पूरी हो जाती है तो सिंबल बनाते रहो, इंटेंशन बदल देना। लाइफ में कुछ मिल रहा है तो उसको लेते रहो ना, क्या ही जरूरत है बंद करने की। तो ये मत पूछना कि मैम कितने टाइम तक करना है, एक चीज मैनिफेस्ट हो जाए तो दूसरे पे आ जाना, ठीक है, एंड इट वर्क्स मैजिकली। चलो नेक्स्ट कार्ड पे आते हैं। बाय द वे, स्ट्रेंथ इज अ यस कार्ड। नेक्स्ट पे आते हैं हर्मिट, ठीक है। अभी देखो हमने ना बहुत सारे कार्ड्स पढ़े, 8 कार्ड्स पढ़े, एंड हर कार्ड की जो एनर्जी थी ना वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट और बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक एनर्जेटिक टाइप थी।
बट यहाँ पर एक कार्ड आ जाता है विच इज द 9 नंबर ऑफ कार्ड, और यहाँ पे ना एनर्जीज ऑफ द कार्ड बड़ी ज्यादा डल हो जाती है। लग रहा है ना, यस और नो? लग रही है ना थोड़ी डल एनर्जीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कलर। ठीक है, ये जो कार्ड्स के कलर थे वो बड़े वाइब्रेंट वाइब्रेंट थे, और यस और मे बी में कार्ड्स थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो इट्स अ वेरी डल टाइप ऑफ कार्ड एंड इट इज अ नो कार्ड। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो देर इज अ वेरी ओल्ड टाइप ऑफ फिगर, दादाजी टाइप ऑफ फिगर, बर्फीले पहाड़ पे वो दादाजी टाइप ऑफ फिगर है। एंड कहीं ना कहीं लैंटर्न लेके ऐसा लग रहा है कि कुछ खोज रहे हैं। लैंटर्न में से ना येलो कलर की बत्ती जल रही है, एंड येलो इज द कलर ऑफ जुपिटर। येलो जो कलर है वो गुरु का कलर है कहीं ना कहीं। तो ये जो पर्सन है ना कहीं बोल सकते हो कि ओल्ड एज में आ चुका है, और ओल्ड एज में ना पर्सन काफी ज्यादा लाइक अकेला रहना पसंद करता है, या फिर वो ऑटोमेटिकली अकेला हो जाता है ओल्ड एज में जब भी पर्सन आता है। ठीक है, एंड ओल्ड एज में ही कहीं ना कहीं आप देखोगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा सत्संग करने जाते हैं। ओल्ड एज में ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। आजकल की बात अलग है, आज लोग मॉडर्न डेज में भी बढ़ रहे हैं, बट मोस्टली आप देखोगे कि ओल्ड एज वाले लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो लाइफ की उस लाइट को कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना, मोस्टली आपके घर में कोई भी पूजा पाठ होता है, आप अपने ना दादा दादी नाना नानी से ही पूछने जाओगे कि कैसे करना है इसको। उनके पास नॉलेज भी भर भर के होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों का काम करते हैं, एक तो स्पिरिचुअलिटी में नॉलेज लेना, और दूसरों को नॉलेज देना, दूसरों को लाइट दिखाने का भी काम करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने अंदर की लाइट जलाने का भी काम करते हैं, क्योंकि अब वो मोक्ष की तरफ जा रहे होते हैं। बाय द वे इट्स अ नो कार्ड। ठीक है, क्योंकि ओल्ड एज वाली परिस्थिति जो है ना, वो स्पिरिचुअलिटी तक ही ठीक लगती है, नॉलेज देने तक ही ठीक लगती है। अगर ये ओल्ड एज वाली पर्सनालिटी आपके करियर सेक्टर में आ गई, या फिर अगर आपके रिलेशनशिप सेक्टर में आ गई, अगर आपके रिलेशनशिप सेक्टर में आ गई ना, तो आप बोलोगे बुढ़ापा आ गया है। ठीक है, और रिलेशनशिप सेक्टर में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? आग की जरूरत होती है रिलेशनशिप सेक्टर में कहीं ना कहीं, वरना कहीं ना कहीं चीजें भी जो है इस कार्ड के तरह डल हो जाती है। And that is why it's a no card. No, because no one wants dull energy in their life. Everyone wants वो बोलते हैं ना sparky energy in their life. फिर आते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड पे। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड में अगर आप देखोगे तो फॉर व्हील, सबसे पहले शॉर्ट शॉर्ट करके तोड़ते हैं इसको, क्योंकि आई गेस यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर्स भी हैं। व्हील का मतलब क्या होता है? व्हील का मतलब होता है पहिया। और फॉर्चून का मतलब क्या होता है? फॉर्चून का मतलब होता है लक। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब क्या हुआ? किस्मत का पहिया। अब किस्मत का जो पहिया है ना, किस्मत का पहिया किस्मत के पहिए की तरह ही चलता है। किस्मत का पहिया अच्छा भी हो सकता है, और किस्मत का पहिया कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन पे भी जा सकता है। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो इट इज अ कार्ड ऑफ लक। लेकिन वो लक फेवर में भी हो सकता है, वो लक कहीं ना कहीं नॉन फेवरेबल भी हो सकता है। व्हील हमेशा रोटेट करता रहता है, यानी कि कांस्टेंट चेंज को दिखाएगा, कांस्टेंट मूवमेंट को दिखाएगा। ठीक है, कर्मा को भी दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे कार्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस पूरे व्हील, ऐसे तो इस कार्ड में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट स्मॉल स्मॉल चीजों को ही नोटिस पे लेकर आ रही हूँ। पूरे कार्ड में ऊपर की तरफ एक लेडी बैठी हुई है, एंड नीचे ये पूरा का पूरा व्हील है, और नीचे की तरफ आप देखोगे तो एक इंसान टाइप ऑफ फिगर, इसको एनोबिस बोलते हैं, बट एक नॉर्मल इंसान टाइप ऑफ फिगर बैठा हुआ है। एंड ये जो लेडी है ना, ये कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इसके ऊपर ऐसे बैठी हुई है कि बेचारे के कमर में दर्द हो जाए, बेचारा उसका बोझ तले दब जाए। और ऊपर अगर आप देखोगे ना, तो एक इंसान पढ़ रहा है, ऊपर लोग बुक खोल के पढ़ रहे हैं, और नीचे ना बुक खोल के एक इंसान लिख रहा है। मोस्टली इसको शॉर्ट में अगर आप एक्सप्लेन करूं, एवरीडे लाइफ के संग एक्सप्लेनेबल हो सकती है। जो बीवियां होती है, पहले तो वो बिल पकड़ा देती हैं, बिजली बिल भरो, गैस का बिल भरो, ये भरो वो भरो, स्कूल फीस भरनी है, कब भर रहे हो। बेचारा हस्बैंड की कमर पे इतना ज्यादा बोझ आ जाता है कि उससे स्कूल बैग्स भी उससे कम हल्का होता होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के केसेस को भी दिखाती है, जो कि कम्युनिकेशन को दिखाती है।
आजकल के जमाने में लोग कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं? लोग कम्युनिकेशन के लिए टेक्स्ट यूज करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ऊपर इंसान पढ़ रहा है, नीचे इंसान लिख रहा है। अब वो लिखने वाले मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि एक पर्सन जो होता है ना, बेबी खाना खा लिया, बेबी गुड नाइट, बेबी गुड मॉर्निंग, बेबी अभी क्या कर रहे हो। फिर कांस्टेंट मैसेजेस आजकल के टाइम पे ना, बाबू सोना, कांस्टेंट मैसेजेस, सारा 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 दिन मैसेजेस। जो नए नए जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने हुए रहते हैं ना, उनको आप देखोगे कि दिन भर वो फोन पे टिंग 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 लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। सारा दिन काम कर रहे, मैसेज आ रहा है, काम कर रहे, मैसेज आ रहा है। तो बेचारा जो है ना, वो मैसेज पढ़ के लिख के इतना ज्यादा थक गया है कि उसकी कमर दुख रही है। कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि बेचारा गधा टाइप बन गया है, एंड ये जो है वो उसके ऊपर एकदम डंडा लेके राज कर रही है। तो इट इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो, एंड ये थोड़ी सी ओवरबर्डन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो जाती है, थोड़ी सी डोमिनेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो जाती है। ऐसे इस कार्ड्स के और भी मीनिंग है, जो कि हम लोग आगे आने वाले टाइम में भी डिस्कस करेंगे, बट हाँ, ये थोड़ा सा चुलबुला टाइप ऑफ मीनिंग भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज जस्ट, बाय द वे इट्स अ यस कार्ड। नेक्स्ट इज जस्टिस कार्ड। जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, और ये बैठी हुई है हमारी न्याय की देवी। हाथ में एक तलवार और एक हाथ में तराजू। तराजू क्यों है? अब देखो, जितने भी कोर्ट रूम्स होते हैं ना, कोर्ट रूम्स में भी आप देखोगे कि इस तरीके के तराजू होते हैं। तराजू इस चीज को डिफाइन करते हैं कि सच और झूठ का बैलेंस। जो इस पक्ष के हैं, जो उस पक्ष के हैं, दोनों पक्ष को सुन के, सारे सबूतों को मद्देनजर रख के, वो एकदम कर्मा के अकॉर्डिंग एक सही गाइडेंस देंगे। एंड जस्टिस इज अ कार्ड ऑफ कर्मा, जस्टिस इज अ कार्ड ऑफ बैलेंस। ये जो पर्सन है ना, ये कर्मा में बिलीव करती है, ठीक है, बैलेंस और इक्वालिटी में बिलीव करती है। एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जस्टिस कार्ड जब भी आता है तो लीगल मैटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे ना यस होता है ना या नो होता है, यहाँ पे कर्मा के अकॉर्डिंग जजमेंट होती है। एंड कहीं ना कहीं दैट इज व्हाई इट इज अ मे बी कार्ड। एंड बाय द वे, जस्टिस कार्ड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपके मॉम्स को भी डिफाइन करती है, ठीक है। कभी कभी मुझे जस्टिस कार्ड देख के ना अपनी मदर की याद आ जाती है, हमेशा गुस्सा लिए हुए, हाथ में तलवार लिए हुए, ठीक है। तो रिलेशनशिप सेक्टर में भी अगर जस्टिस कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि लाइक बोल सकते हो कि रिलेशनशिप सेक्टर में आप हमेशा हमेशा तलवार लिए खड़े होंगे। इट इज लाइक कि रिलेशनशिप सेक्टर में अगर जस्टिस कार्ड आता है, दैट मीन्स कि अगर आप अपने 100% एफर्ट्स देते हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। या फिर कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अगर आपके साथ कोई बुरा हुआ हो, तो उस चीज पे कहीं ना कहीं आपको वो न्याय मिलेगा, ठीक है। तो ये उसको भी दिखाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कर्मा कार्ड। नेक्स्ट आते हैं हैंग्ड मैन पे। अब देखो, इतने सारे सीधे कार्ड्स आपने पढ़ लिए, यहाँ पर आकर अगर आप देखोगे ना, तो आपको उल्टा कार्ड नजर आएगा। आप बोलोगे मैम कहीं आपने कार्ड तो उल्टा नहीं रख दिया, बट नहीं, ये एक्चुअली में एक उल्टा कार्ड है। और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जब उल्टा हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं लाइफ में, जब उल्टी फुल्टी चीजें चलती रहती है या फिर उल्टी फुल्टी चीजें होती रहती है, तो हम क्या बोलते हैं कि यार बहुत ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, सब चीज गड़बड़ गड़बड़ हुए जा रही है, उल्टी सीधी हुई जा रही है। तो जब कार्ड ही उल्टा है तो किस चीज को दिखाएगा? स्टकनेस को दिखाएगा, स्टक इश्यूज को दिखाएगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो ये जो बंदा है ना, उल्टा तो लटका हुआ है, लेकिन इसके आजू बाजू, इसके सर के आजू बाजू देखोगे ना, तो देर इज अ ब्राइट लाइट दैट इज स्पार्कलिंग, एक बहुत ही उज्जवल प्रकाश कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। अब ये जो प्रकाश है ना, आपने टेम्पल्स देखे? टेम्पल्स आएंगे सभी लोगों ने देखे होंगे। टेम्पल्स में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आपको ना, मतलब भगवान जी के सिर के पीछे एक लाइट दिखेगी, ठीक है। और आजकल तो मतलब टेम्पल में जो मूर्तियां होती है उसमें भी ऐसे सिर के पीछे से गोल सा वो लोग बना ही देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भी डिनोट करती है, ठीक है। और पर्सन अगर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाए,
तो कहीं ना कहीं वो भी प्रॉब्लम है। क्यों? घर बार छोड़ के साधु सन्यासी बन गया तो ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ये स्टक इश्यूज को भी दिखाती है, स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाती है। प्लस कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि उल्टा लटक कर, हाथ पीछे कर कर, पांव पीछे मोड़ कर खड़ा है, या फिर उल्टा लटका हुआ है। हाथ पीछे करना और पांव पे पांव फोल्ड करके रखना, जब कोई इंसान वैसा खड़ा हो जाए तो आप उसको क्या बोलोगे? नेचर कैसा डिफाइन करोगे? बड़ा ही जिद्दी काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, बेकार है, इसको तो कुछ बोलना ही बेकार है। कभी कभी होते हैं ना जो जिद्दी बच्चे होते हैं, तो ही इज दैट जिद्दी काइंड ऑफ बच्चा। एंड उल्टा लटका हुआ है तो पता ही नहीं कि इसकी बुद्धि कब सीधी होगी। एंड दैट इज वाई इट इज अ मे बी कार्ड, क्योंकि चीजें अभी डिफाइंड नहीं है, एंड दिस इज वाई इट्स अ मे बी कार्ड। उसके बाद आते हैं डेथ कार्ड पे। डेथ इज अ वर्ड जिससे कहीं ना कहीं बहुत लोग डरते भी है। ठीक है, डेथ का मतलब क्या होता है? मृत्यु। बट हमें एक चीज जाननी होगी कि हम जो है ना वो सिचुएशंस की रीडिंग कर रहे हैं। टैरो कार्ड रीडिंग में हम कहीं ना कहीं पर्सन्स की रीडिंग नहीं कर रहे कि पर्सन कब मरेगा, बट हम सिचुएशंस की रीडिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखोगे ना डेथ कार्ड में, तो इट इज अ सिचुएशन। यहाँ पर भी क्या सिचुएशन है? अब देखो यहाँ पर ना एक युद्ध का माहौल चल रहा है। अब उस युद्ध के माहौल में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो युद्ध के माहौल में क्या होता है? दो पार्टीज लड़ रही होती हैं, जिसमें कि एक पार्टी जीतती है और एक पार्टी हारती है। तो यहाँ पर भी ये वाली जो पार्टी है जो घोड़े पे है वो जीत चुकी है और जीत का परचम लहरा रही है। और ये वाली जो पार्टी है, ये जो राजा है, वो कहीं ना कहीं हार चुके हैं और उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, वो हार के हाथ जोड़ रहे हैं। तो एक जब जब एक इंसान हार जाता है तो एक इंसान जब जीतता है तो कहीं ना कहीं जीत का बिगुल बजता है। और जब एक साम्राज्य हारता है और एक साम्राज्य जीतता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है? जो हारे हुए साम्राज्य होता है उसका ध्वज नीचे गिर जाता है, और जो साम्राज्य जीता हुआ रहता है, जो राजा रहता है, उसका नया ध्वज लहराता है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि एक चीज की एंडिंग हो रही है, बट एक चीज की नई बिगिनिंग भी हो रही है। लेकिन जो नई बिगिनिंग हो रही है, क्या वो बोल सकते हो कि बहुत खुशी से होगी वो नई बिगिनिंग? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पर नई बिगिनिंग हो रही है, देर इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, देर इज अ मेजर शिफ्ट। लेकिन कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि दिल में दुख दुख के साथ, दिल में दर्द के साथ। ठीक है, दैट मीन्स इट इज अ कार्ड ऑफ चेंज, इट इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो सवेरा भी हो रहा है, नया सवेरा भी हो रहा है। यहाँ पर आप देखो सनराइज हो रहा है, नया सवेरा हो रहा है। बट जैसे कि एक राज्य हारा है तो उसमें बहुत सारे लोग मरे होंगे, बहुत सारे लोगों के घर में लाशें जल रही होंगी, चिताएं जल रही होंगी। लेकिन एक पार्टी जो है वो सेलिब्रेट भी कर रहा होगा, अपनी जीत का जश्न भी बना रहा होगा, और कुछ महीनों बाद कहीं ना कहीं उस नए राज्य की स्थापना भी होंगी, लोग अपने लाइफ में वापस भी आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशनशिप जब एक इंसान का टूटता है तो इंसान क्या बोलता है कि यार अब ना मैं कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा, अब मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। रोता है, 1 महीना रोता है, 2 महीना रोता है, 3 महीना रोता है, फिर उसके लाइफ में कोई नई लड़की आ जाती है, शादी कर लेता है, सेटल हो जाता है। तो इट इज अ कार्ड ऑफ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, बट यहाँ पर जो न्यू बिगिनिंग होगी वो थोड़ा सा रोने धोने के बाद होगी। बट डेथ कार्ड इज ऑल्सो एन वेरी अमेजिंग कार्ड, क्योंकि इसके बाद जो नई बिगिनिंग होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। बट अभी के लिए इट्स अ नो कार्ड। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस में अगर आप देखोगे ना तो इट इज अ कार्ड ऑफ बैलेंस। टेम्परेंस का मतलब ही होता है बैलेंस रखना, पेशेंस रखना। इस कार्ड में अगर आप देखोगे तो देर इज अ पर्सन जो कि कुछ ना कुछ हाथ से करने की कोशिश कर रहा है। एंड उसके पीछे अगर आप देखोगे ना तो एंजल विंग्स बने हुए। ठीक है, जो कि एंजल विंग्स एंजल ब्लेसिंग्स को भी डिनोट करता है। एक पैर इसका पानी में है और एक पैर इसका जमीन में है, और जो पैर इसका जमीन पर है ना वो भी अगर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ पैरों का तलवा उसका जमीन पे है। घुट मतलब पैरों का जो फुट उसका जमीन पे है, उसके जो पैरों का पीछे वाला हिस्सा है वो उठा हुआ है। अब मुझे बताना कि क्या ये इस तरीके से जैसे ये खड़ा है, क्या ये बैलेंस मेंटेन कर पाएगा?
हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब देना। क्या ये पर्सन बैलेंस मेंटेन कर पाएगा? ऑब्वियसली नो। तो कहीं ना कहीं इस कार्ड का मतलब है पेशेंस के साथ साथ लाइफ में बैलेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जो भी चीज आप कर रहे हो। एंड इट इज अ यस कार्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो पेशेंटली कोई काम कर रहा है। अभी लाइफ में हो सकता है कि उसके बैलेंस ना हो, बट धीरे धीरे वो बैलेंस आ जाएगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एंजल ब्लेसिंग्स भी उसके साथ है। ठीक है। टेम्परेंस में चलो थोड़ा सा ना, बहुत एक घे हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्लास को। टेम्परेंस में जो कपड़े इसने पहने हुए, थोड़ा सा एडवांस की तरफ भी चलते हैं। टेम्परेंस में जो कपड़े इसने पहने हुए हैं, मुझे बताना ये कपड़े देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या ये मेल है या फीमेल है, जरा बताना। इज इट अ मेल और अ फीमेल? थोड़ी सी क्लास को इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। मेल है या फीमेल है जो कपड़े पहने हुए हैं? बहुत लोग लिख रहे हैं मेल, बहुत लोग लिख रहे हैं फीमेल, और बताओ। मेल फीमेल, देखते हैं किसका सही जाता है। मेल फीमेल। अच्छा, इस कपड़े को देख के आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कपड़ा आपने कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है, ऐसे कपड़े पहने हुए लोगों को देखा हुआ है? एंजल्स ऐसे कपड़े पहनते हैं? एंजल्स के पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े रहते हैं बाय द वे। ठीक है। ओके ओके ओके। ऐसे कपड़े ना आप कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में भी लोगों को पहनते हुए देखोगे। और हॉस्पिटल में मुझे बताना, मेल फीमेल के जो ड्रेसेस होते हैं क्या वो अलग अलग होते हैं या सेम ही होते हैं? हॉस्पिटल में कभी देखा है मेल के ड्रेस अलग और फीमेल के ड्रेस अलग? तो ये कार्ड कहीं ना कहीं हॉस्पिटल रिलेटेड इश्यूज को भी दिखाते हैं, और ये कार्ड कहीं ना कहीं सेम सेक्स इश्यूज को भी दिखाते हैं, जेंडर इश्यूज को भी दिखाते हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन गे भी हो सकता है, लेस्बियन भी हो सकता है, 50-50। एंड इसका मेजर इफेक्ट पड़ेगा रिलेशनशिप सेक्टर में, जो हम लोग एडवांस क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो टैरो इज दैट मच इंटरेस्टिंग। ठीक है। बस सिर्फ दिमाग और राइट नॉलेज की जरूरत है। बाय द वे इट्स अ यस कार्ड। फिर आते हैं डेविल कार्ड। यार डेविल कार्ड को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि यार इसी से मिलता जुलता कार्ड ही हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था? लग रहा है ना कि थोड़ा मिलता जुलता कार्ड ही हम लोगों ने पढ़ा था, लवर्स और डेविल। लवर्स में क्या था? प्योर लव था, अफेक्शन था, टेकिंग केयर था। बट डेविल में क्या है? एंजल की जगह कौन आ गया है? शैतान आ गया है। यानी कि यहाँ पे जो डेविल होगा वो प्योर लव वाला डेविल नहीं होगा। यहाँ पर जो डेविल होगा ना वो लस्ट वाला डेविल होगा कहीं ना कहीं। ये जो पार्टनरशिप होगी ना वो टॉक्सिक पार्टनरशिप होगी। ये कार्ड अगर करियर में आया तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप तो मत ही करना। ठीक है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप ऑब्सेशन को कहीं ना कहीं दिखाता है, लस्ट को दिखाता है, यानी कि सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए प्यार करना। अडिक्शंस को भी दिखाता है। एंड इट इज अ नो कार्ड। उसके बाद आते हैं हम लोग टावर कार्ड पे। ठीक है। टावर में अगर आप देखोगे ना, तो टावर का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने टावर देखा होगा, 14th फ्लोर, 30th फ्लोर, 50th फ्लोर। ठीक है। टावर्स होते हैं, मल्टीप्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब मुझे बताना, वो जब टावर बन रहे होते हैं, सबसे ज्यादा टाइम टावर बनाने के लिए किस में लगता है? ब्रिक्स को बनाने के लिए, फ्लोर्स को बनाने के लिए टाइम लगता है, या फिर उसके भीत को बनाने के लिए टाइम लगता है? क्योंकि मैंने जो अपने लाइफ टाइम में जो कंस्ट्रक्शन देखी थी, भीत बन रही थी 6 साल से, और जब उन्होंने टावर बनाना शुरू किया वो 1 साल में 14 तल्ला खड़ा हो गया। मैंने बोला यार ये 6 साल से क्या गिल्ली डंडा खेल रहे थे अंदर? जो 1 महीने 1 साल में उन्होंने पूरा बना दिया, 6 साल से क्या नीचे उन लोग फुटबॉल खेल रहे थे? तो फिर माय फादर वाज लाइक कि फाउंडेशन बिल्ड कर रहे थे। ठीक है। तो टावर इज लाइक दैट। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो झड़ तूफान आया हुआ है। ऊपर अगर आप देखोगे तो लाइटनिंग आई हुई है, आग लग रही है, हवाएं चल रहे हैं और लोग गिर रहे हैं। और ये जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है ना वो टेढ़ी हो चुकी है, और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन रूट से निकल रही है, यानी कि जड़ से उखड़ रही है। इट इज अ कार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक्सीडेंट्स, नेगेटिविटी, लॉस का कार्ड है। एंड इट इज अ नो कार्ड। एंड टावर वाली सिचुएशन कब आती है आपको पता है? जब किसी भी चीज की बेस यानी कि जड़ मजबूत नहीं होती है,
उस टाइम पर टावर वाली सिचुएशन आती है। अच्छा मुझे बताओ, अभी हम लोग बेसिक कोर्स में हैं और कहीं ना कहीं आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो लोग भी इसको प्रोफेशनली लेके जाते हैं वो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, ठीक है। तो मुझे बताना, बेसिक के आप कोर्स में हो, अगर आपने बेसिक का कोर्स नहीं किया और आपने एडवांस करने में आप ढुक गए, ठीक है, तो आपको लाइक क्या चीजें समझ में आएंगी? 1 2 3 4 समझ में आएगा? नहीं। अगर आपने सिर्फ बेसिक किया हुआ है और आप लोगों की प्रिडिक्शंस कर रहे हो, तो क्या आप सही से प्रिडिक्शंस कर पाओगे? नहीं। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स भी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है एंड कहीं ना कहीं एडवांस भी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू नेवर रीच अ टावर वाली सिचुएशन। क्योंकि बेस बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस जो लोग भी अपना बेस बिल्ड करना चाहते हैं वो नेक्स्ट 3 डेज तक कॉपी पेन लेके आना और टाइम पे आना, ठीक है। बाय द वे इट्स अ नो कार्ड। फिर आते हैं स्टार। स्टार कार्ड नेक्स्ट कार्ड के ऊपर, दैट इज अ स्टार। यहाँ पे स्टार सन मून सब आएंगे। बचपन में कभी आप लोगों को स्टार मिले? जब टीचर्स हमें स्टार दिया करती थी, ठीक है, स्टार मिले कभी बचपन में? जब स्टार मिलता था तो हम लोग क्या बोलते थे? लाइक बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताना, टूटता हुआ तारा किसी ने देखा है बचपन में? मैंने एक ही बार देखा है लाइफ में। देखा है किसी ने टूटता हुआ तारा? जब टूटता हुआ तारा आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? विश मांग लो, कोई विश मांग लो, कोई विश मांग लो। That is why the star is also a card of wish manifestation, miracles का कार्ड है। बीच में अगर आप देखोगे ना तो एक बड़ा सा स्टार दिखेगा जिसको हम वीनस स्टार भी बोलते हैं, विच इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार। एंड ये अगर आप देखोगे ना तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टार्स दिखेंगे जो आपके 7 ग्रह नक्षत्र को डिफाइन करते हैं, ठीक है। यानी कि सारे के सारे तारे सितारे आपके फेवर में है। ये इस चीज को कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं, ये नेम फेम को भी डिनोट करते हैं, मिराकल्स को डिनोट करते हैं। एंड इट इज अ, अब मुझे बताना यहाँ पे यस और नो नीचे नहीं लिखा हुआ है, ये कौन सा कार्ड है? यस का कार्ड है, नो का कार्ड है, या मे बी का कार्ड है? क्या हो सकता है आप मुझे बताओ। इट इज अ यस कार्ड। इट इज अ कार्ड ऑफ मिराकल्स, होप्स, विश फुलफिलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आते हैं मून कार्ड। मून में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक सन फिगर दिखाई पड़ेगा, उसके अंदर एक मून दिखाई पड़ेगा। अब मुझे बताना, सन और मून दोनों साथ में कब आते हैं? सन एंड मून दोनों साथ में कब आते हैं? कोई बता सकता है? ग्रहण के टाइम पे। और जब ग्रहण का टाइम चल रहा होता है तो लोग क्या बोलते हैं? यार मुझे बताओ, ग्रहण का टाइम चल रहा होता है तो दादी नानी और घर वाले क्या बोलते हैं? मेरे घर में तो बोलते हैं यार ग्रहण लग गया है, कोई कुछ नहीं खाएगा, भूखे छोड़ देते हैं, मतलब खाना ही नहीं देते, पूछते भी नहीं है, और जितना खाना पड़ा रहता है उसमें तुलसी पत्ता डाल देते हैं। और ग्रहण खत्म हो जाता है तो पानी उठा के फेंक देते हैं, बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, और सबसे पहले तो मुझे भूखा छोड़ देते हैं, ठीक है, कि खाना भी नहीं मिलेगा जितने से जितने टाइम तक ग्रहण चल रहा है। और न्यूज चैनल्स अगर आप चला दो तो इस राशि पे ये इफेक्ट होने वाला है, उस राशि पे वो इफेक्ट होने वाला है, मंदिर बंद, सारी की सारी चीजें बंद, लोग थोड़े बहुत डर में भी रहते हैं। तो इट इज अ कार्ड ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, केओस का कार्ड है। हर जगह कहीं ना कहीं न्यूज चैनल्स उठा लो, ये चला लो, वो चला लो, तो लोग डर में हैं। और इस मून कार्ड में अंदर अगर आप एक फिगर देखोगे, एक पर्सन की फिगर देखोगे, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इट इज अ नो कार्ड। इस कार्ड में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बट अभी हम लोग सिर्फ बेसिक बेसिक चीजों पर जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं सन कार्ड, ठीक है। सन, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ आप, और एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अगर आप कोई भी चीज पूछोगे ना, अगर आप अपने करियर के बारे में पूछोगे तो वो बोलेंगे कि सूर्य को जल ढालो। एक बेस्ट रेमेडी होती है अगर आप अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हो, तो वो बेस्ट रेमेडी होती है जो वो लोग देते हैं, दैट इज वो बोलेंगे कि सूर्य को जल ढालो, ठीक है। तो सन इज अ कार्ड ऑफ सक्सेस। सन खुद में एक सक्सेस का कार्ड है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो एक घोड़ा है, उसके ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है एंड वो अपने हाथ खोलकर बैठा हुआ है, और उसके आसपास से अगर आप देखोगे ना तो एक आपको ऑरेंज कलर का एक पर्दा या फिर ऑरेंज कलर का एक क्लॉथ नजर आ रहा है।
और वो बहुत ज्यादा लहरा रहा है, बच्चा भी बड़ा खुश है, पीछे सनफ्लावर्स है। इट इज अ कार्ड ऑफ ग्रोथ, अबंडेंस। ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, क्यों? क्योंकि घोड़ा, घोड़ा किस चीज को दिखाता है? मूवमेंट को दिखाता है पुराने जमाने में, और आजकल के जमाने में बाइक्स को दिखाता है। तो ये ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। लेकिन 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 बहुत ज्यादा सक्सेस से एक और चीज आ जाती है, दैट इज ईगो। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ईगो का भी कार्ड है, बिकॉज सन में भी काफी ज्यादा ईगो था। बाय द वे इट इज अ यस कार्ड। फिर आते हैं हम लोग जजमेंट कार्ड में। जजमेंट कार्ड में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको लाइक काफी सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी, बट सबसे पहली जो चीज आपको इसमें नजर आएंगी ना, दैट इज द प्लस का कार्ड। प्लस का ये जो सिंबल था, अभी तो ये बहुत ज्यादा नहीं यूज होता है, बट स्टिल ये प्लस का सिंबल आपने कहाँ पर देखा है? कोई बता सकता है? मेडिकल्स। ऐसा प्लस का सिंबल पहले हमारे एम्बुलेंस में यूज होता था, मेडिकल्स में यूज होता था। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये मेडिकल इमरजेंसी का भी सिग्नल है, और इमरजेंसी का भी सिग्नल है। एम्बुलेंस यानी कि इमरजेंसी। इमरजेंसी का सिग्नल सिग्नल क्यों है? ऐसे तो जजमेंट कार्ड में बहुत सारे एलिमेंट्स है, बट शॉर्ट एंड सिंपल मैं इसको बताऊंगी। नीचे अगर आप देखोगे ना, तो देयर आर मेनी पीपल, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि पानी के बीच में फंसे हुए हैं। ध्यान से देखना है इसको, आगे का भूल जाओ। पानी के बीच में फंसे हुए हैं, एक डब्बे के बीच में फंसे हुए हैं, और जो वो डब्बा है ना, वो कब्र जैसा दिख रहा है। और सारे के सारे पर्सन्स की आधी टांग कब्र में है, और वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे गुहार लगा रहे हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ठीक है? या फिर मुझे माफ कर दो, मैंने लाइफ में बहुत सारी गलतियां कर ली है, बट अब मुझे बचा लो। और ऊपर ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रम्पेट बजा रहा है और बोल रहा है कि अब सुधर जाओ, अब माफी मांग लो, अब अपने चीजों को रियलाइज कर लो। अगर अगर अभी आप नहीं सुधरते हो, तो ये जो आधी टांग कब्र में है ना, ये पूरी की पूरी टांग कब्र में भी जा सकती है। ठीक है? तो अगर आपने अभी भी कोई चीज अपनी लाइफ में नहीं सुधारी है, तो उस टाइम है कि आप उस चीज को सुधार लो। ये एक सेकेंड चांस भी देता है, इट्स अ कार्ड ऑफ कर्मा, अवेकनिंग। अपने अंदर के उस जागरूकता को जगाओ, गलतियों जो आपने की है उसको फॉरगिवनेस मांगो, उसकी माफिया मांगो। एंड दैट इज वाई इट्स अ मे बी कार्ड, क्योंकि अगर आपने वो चीजें कर ली तो वो सिचुएशन यस में बदल जाएगी। अगर आपने वो चीजें नहीं की, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें नो में बदल जाएगी। एंड द लास्ट कार्ड फॉर टुडे, दैट इज द वर्ल्ड कार्ड। ठीक है? वर्ल्ड कार्ड 21 नंबर ऑफ कार्ड है। एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हमने 22 कार्ड आज के मेजर अरकाना कार्ड कंप्लीट कर लिए, क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट किए थे। अब देखो, जीरो से स्टार्ट किए थे और अगेन हम जीरो पे आ गए। ये देख रहे हो, एक सर्कल क्रिएट हो रहा है। सभी लोग देखो, यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट हो रहा है। एंड इट इज अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन। मेजर अरकाना की जर्नी कंप्लीट हो गई है, कल हम लोग माइनर अरकाना की जर्नी पे आएंगे। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड का मतलब होता है पूरी की पूरी दुनिया। दैट मीन्स कि पूरी की पूरी दुनिया घूमना। इट इज अ कार्ड ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग अब्रॉड। लाइफ का एक सर्कल खत्म हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि कंप्लीशन का कार्ड है। लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, बट कहीं ना कहीं कल एक दूसरा सर्कल, एक दूसरा चैप्टर भी खुलने वाला है। इट इज अ यस कार्ड। एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इसमें भी आप इन्फिनिटी सिंबल देखोगे, ऊपर भी एक इन्फिनिटी सिंबल आपको नजर आएगा, और नीचे भी इन्फिनिटी सिंबल आपको नजर आएगा। इस लेडी के हाथ में दो वॉन्ड्स भी आपको नजर आएंगे, दो जादू की छड़ियां भी आपको नजर आएंगी, और ये इन्फिनिटी सिंबल के अंदर प्रोटेक्टेड है, कहीं ना कहीं बोल सकते हो। ठीक है? दैट मीन्स कि ये पर्सन भी लाइफ में जो भी चीज चाहती है, वो चीज वो पा सकती है, लेकिन 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 इसको अपनी बाउंड्री वॉल से थोड़ा बाहर निकलना होगा, क्योंकि एक सर्कल के अंदर है। सर्कल की बाहर की दुनिया अभी तक इसने एक्सप्लोर नहीं की है। एक कार्ड ऑफ कंप्लीशन है, लेकिन अभी भी एक दुनिया देखनी बाकी है। ठीक है? एंड इट इज अ यस कार्ड। विद दिस वी कंप्लीट 22 मेजर अरकाना कार्ड्स। ठीक है? अब मुझे आप बताइए अपने एक्सपीरियंस से कि क्या टैरो कार्ड रीडिंग डिफिकल्ट है, या फिर इजी है, या फिर मेरे साथ इजी है? डिफिकल्ट है, इजी है, या फिर कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि
मेरे साथ इजी है, इजी विथ यू। ओके ओके, बोर तो नहीं हुए ना इस 1.5 घंटे के सेशन में? चलो अभी मैं आपसे ना क्विक यस और नो पूछती हूँ कि कितना आपने पढ़ा। ठीक है, अब मुझे बताना ये कार्ड यस है या फिर नो है। इज इट अ यस कार्ड और नो कार्ड? इट इज अ यस कार्ड, क्योंकि कार्ड की एनर्जी कैसी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने नोट्स वगैरह रिकॉर्डिंग्स वगैरह कुछ नहीं दिए। इज इट अ यस कार्ड और अ नो कार्ड? कार्ड की एनर्जी कैसी है? अच्छा बताना, ये कार्ड मैंने पढ़ाया नहीं है। इज इट अ यस कार्ड और अ नो कार्ड? कार्ड की एनर्जी कैसी है, ध्यान से देखो। लोग लड़ रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं। देख के नहीं लग रहा लोग लड़ रहे, खुश दिखाई पड़ रहे हैं? बताना, इज इट अ यस कार्ड और नो कार्ड? नो कार्ड। ठीक है, तो जो कार्ड मैंने आपको पढ़ाए भी नहीं है, आपने वो कार्ड्स भी ऑटोमेटिकली बता दिए कि वो यस है या फिर नो कार्ड्स है। ठीक है, तो सोचो जब आपको सही नॉलेज रिसीव होगी तो कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आई गेस सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। मैंने बोला था कि क्लास के एंड में मैं 3 रेमेडीज दूंगी, तो एक रेमेडी मैंने क्लास के मिडिल ऑफ द सेशन में दे दी है। ठीक है, एक दूसरी रेमेडी लिखो, आज ऑलरेडी 9 हो चुका है, आई हैव टू रश टू अनदर क्लास। एक और रेमेडी लिखो, सब कोई को अपने लाइफ में मनी एंड अबंडेंस चाहिए होती है। ठीक है, और ढेरों सारी मनी एंड अबंडेंस चाहिए होती है। और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि एक रिचुअल, एक सिंपल सी रिचुअल मनी एंड अबंडेंस से रिलेटेड आप लोग सभी लोगों को बताना चाहती हूँ। दैट इज, आप सभी लोगों को अपने हैंड पे ग्रीन कलर के पेन से या फिर ब्लू कलर के पेन से आपने अपने हैंड के यहाँ पर, इस साइड पर आपने एक नंबर लिखना है, दैट इज 897। ठीक है, ये रेमेडी ना मेरी मदर ने मेरे को दी है, सीरियसली मैं बता रही हूँ। ट्रूली इसका पूरा ये मेरी मदर को जाता है। ठीक है, एंड वो बोलती क्या है, ये जब से मैंने लिखना शुरू किया है ना, मतलब मेरे लाइफ में ना अबंडेंस आ गई है, मेरे लाइफ में खुशी भी आ गई है, अबंडेंस भी आ गई है, सारे पैसे मेरे पास ही आते हैं अब। ठीक है, चाहे वो मैं कमाऊं चाहे वो कोई और कमाए, रखता वो इंसान मेरे पास ही है। ठीक है, तो आइदर ग्रीन पेन या फिर ब्लू पेन, एंड ये मैजिकली वर्क करती है, मदर के केस में मैंने देखा है। ठीक है, अब तो इसको मैं भी यूज करना, मैंने भी इसको स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आपने लिखना है अपने थंब के जस्ट नीचे 897, एंड डेली लिखना है विद द इंटेंशंस कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आए। और आप देख लेना कि कहीं ना कहीं मतलब आएंगे आपके पास, आप खुद कमा रहे हो तो भी आएंगे, खुद की अर्निंग्स भी इंक्रीज होंगी, प्लस दूसरे भी कमा कर आपके पास दे जाएंगे, क्योंकि ये चीज मैंने अपने मदर के केस में देखी है। एंड शी इज लिविंग द लाइफ ऑफ लग्जरी। ठीक है, वो चीज भी मैं अपने सामने देख रही हूँ, अपने आंखों से देख रही हूँ, एंड कहीं ना कहीं मैंने भी अपना अपना लिखना शुरू कर दिया है, एंड यू विल ऑल्सो सी रिजल्ट्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड में लिखना है, अपने यहाँ पर लिखना है विथ प्योर इंटेंशंस लिखना है। ठीक है, और इंटेंशंस मैटर करती है, थोड़ा सा टाइम देना, 1 मंथ का टाइम देना इसको वर्क करने के लिए, ऐसा नहीं कि आज लिखा कल रिजल्ट चाहिए। एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम देना इसको वर्क करने के लिए, एंड यू विल सी चेंजेस। ठीक है, आज मैंने 2 रेमेडीज दिए, कल के क्लास में ना मैं एक्स्ट्रा दे दूंगी, कल के क्लास में मैं 4 रेमेडीज दे दूंगी। ठीक है, आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। कल के क्लास में सभी लोग मिलते हैं। ठीक है, 7:30 पे शार्प ज्वाइन हो जाना, मैं 7:20 पर ही लिंक भेज दूंगी, सो दैट हम ना कल का सेशन एकदम 9 बजे तक खत्म कर सके। ठीक है, एंड वी विल टेक सम डाउट्स एंड क्वेरीज ऑल्सो कल के सेशन में। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो। बाय एवरीवन।